नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आपकी सार सदर क्लास 6 ट्वेल्व पढ़ा हूँ, जो कि आपका एक ऑनलाइन किताब है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वो है दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे लोग गुलाम वंश के बारे में, और गुलाम वंश का ही सेकंड पार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुलाम वंश आ गया, जिसका समय जो है 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक है। तो दिल्ली पर शासन करने वाले सुल्तान तीन अलग अलग वंशों के थे। तो दिल्ली पर शासन करने वाले सुल्तान तीन अलग अलग वंशों के थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमसी व बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की थी। आरंभ में कुतुबी वंश को दास या गुलाम वंश का नाम दिया गया, क्योंकि इस वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो दिल्ली पर शासन करने वाला सुल्तान तीन अलग अलग वंशों के था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमसी व बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की। आरंभ में कुतुबी वंश को दास या गुलाम वंश का नाम दिया गया, क्योंकि इस वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो दिल्ली सल्तनत के प्रमुख सुल्तान एक नजर देखते हैं। तो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका शासनकाल 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक था। और उसके बाद इल्तुतमिश 1210 से लेकर 1236 तक, रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1239, मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से लेकर 1242, अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से लेकर 1246, नासिरुद्दीन महमूद 1246 से लेकर 1265, उसके बाद बलबन 1265 से लेकर 1287। ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट नाम दिया गया है। तो सबसे पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है। और आपका जो है बलबन, ठीक है। ये आपका शासक था गुलाम वंश का। तो सबसे पहले देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक था। तो मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी के गुलामों में सबसे युग और विश्वसनीय कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क जनजाति का था। कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ चंद्रमा का देवता होता है। तो मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी के गुलामों में सबसे युग और विश्वसनीय कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क जनजाति का था। कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ चंद्रमा का देवता होता है। बचपन में ही दास के रूप में वह निशापुर के बाजार में लाया गया, और वहां उसे काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुर्की ने खरीद लिया। तो बचपन में ही दास के रूप में वह निशापुर के बाजार में लाया गया, वहां उसे काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुर्की ने खरीद लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुरान पढ़ना सीख लिया, जिसके कारण वह कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी की सेवा में आने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। मोहम्मद गौरी ने उसे अमीर एक आकुर शाही गुरसाल का अधिकारी के पद पर प्रोन्नत कर दिया। तो मोहम्मद गौरी की सेवा में आने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। मोहम्मद गौरी ने उसे अमीर आकुर शाही गुरसाल का अधिकारी के पद पर प्रोन्नत कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 25 जून 1206 ईस्वी को लाहौर में हुआ। उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को विजित प्रदेशों का प्रबंधन नियुक्त किया। इन क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ को अपना मुख्यालय बनाया था, ठीक है। 1208 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास मुक्ति पत्र देकर सुल्तान की उपाधि प्रदान की। तो 1208 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास मुक्ति पत्र देकर सुल्तान की उपाधि प्रदान की, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज का संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, उसने केवल मलिक और सिपह सलार की पदवी धारण की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज का संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, उसने केवल मलिक और सिपह सलार की पदवी धारण की। अपनी दानशीलता के कारण वह लाखों का दान करने वाला, वह पीर बख्श हाथियों का दान देने वाला के नाम से विख्यात था। इसके दरबार में हसन निजामी और फक्र मुदव्विर जैसे विद्वान रहते थे। तो अपनी दानशीलता के कारण वह लाखों का दान करने वाला, पीर बख्श हाथियों का दान देने वाला के नाम से विख्यात था। तो उसके दरबार में हसन निजामी और फक्र मुदव्विर जैसे विद्वान रहते थे। इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। कुतुब मीनार के नाम प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया। इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। कुतुब मीनार का नाम प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया।
इसमें भारत की प्रथम मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम पृथ्वी राज तृतीय के किले राय पिथौरागढ़ के स्थान पर निर्मित दिल्ली में, जबकि 2.5 दिन का झोपड़ा बिगड़राज बिसलदेव चतुर्थ के द्वारा निर्मित संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर अजमेर में बनवाया था। तो इसने भारत की प्रथम मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम जो है पृथ्वीराज तृतीय के किले राय पिथौरागढ़ के स्थान पर निर्मित दिल्ली में, जबकि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है बिगड़राज बिसलदेव चतुर्थ के द्वारा निर्मित संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर अजमेर में बनवाया था। ठीक है। 1210 में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को गहरी चोट लगी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। नेक्स्ट आपका आराम शाह, जिसका जो है शासनकाल 1210 ईस्वी तक ही था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की अकस्मात मृत्यु के कारण उसके उत्तराधिकारी के चुनाव की समस्या को तुर्की सरदारों ने स्वयं हल किया। कुछ तुर्की सरदारों ने आराम शाह को लाहौर का 1210 ईस्वी सुल्तान घोषित कर दिया। आराम शाह एक अक्षम और अयोग्य व्यक्ति था। अनेक तुर्क सरदारों में इसका विरोध किया। दिल्ली के तुर्क सरदारों ने बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा। इल्तुतमिश शीघ्र ही दिल्ली पहुंच गया। आराम शाह भी उसके दिल्ली आगमन की सूचना पाकर दिल्ली तक आ पहुंचा, परंतु इल्तुतमिश ने इसे पराजित कर उसकी हत्या कर दी और स्वयं सुल्तान बन गया। तो दिल्ली के तुर्क सरदारों ने बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा। इल्तुतमिश शीघ्र ही दिल्ली पहुंच गया। आराम शाह भी उसके दिल्ली आगमन की सूचना पाकर दिल्ली तक आ पहुंचा, परंतु इल्तुतमिश ने उसे पराजित कर उसकी हत्या कर दी और स्वयं सुल्तान बन गया। इल्तुतमिश है जो कि जिसका शासनकाल 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक था। तो इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका दामाद इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश शमसी वंश का शासक था, जिसके कारण नए वंश का नाम शमसी वंश पड़ा। ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका दामाद इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा और इल्तुतमिश शमसी वंश का शासक था, जिसके कारण नए वंश का नाम शमसी वंश पड़ा। ठीक है। तो ये आपका दिल्ली सल्तनत था 13वीं शताब्दी में। और आपका इधर जो है मंगोल आक्रमणों का अधिकतम सीमा इधर तक थी। ठीक है। कश्मीर, गजनी और मंगोल साइड। और ये आपका लाहौर, मुल्तान, समाना, हंसी, दिल्ली, आपका दिल्ली सल्तनत यहाँ पर था। अजमेर, अहनिलवाड़, परमार, धार, बाघेल, नर्मदा नदी, कालिंजर, चंदेल, कड़ा, बदायूं, लखनौती, सेन, कामरूप, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये आपका यादव, ये आपका जो दिल्ली सल्तनत का ये क्षेत्र था। ठीक है। भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ही था और भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक प्रारंभ इल्तुतमिश से ही होता है। इल्तुतमिश को तुर्की की भारत विजय को स्थायित्व प्रदान करने का श्रेय दिया जाता है। उसकी गद्दी नशीनी राज्याभिषेक के समय अली मर्दान खान ने स्वयं को बंगाल और बिहार का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। ठीक है। दूसरी ओर कुतुबुद्दीन ऐबक के साथी गुलाम बादशाह ने स्वयं को मुल्तान का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया तथा लाहौर और पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश को गुलाम कहा जाता था, क्योंकि मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। ऐबक को प्रारंभ से ही इसे सर जहां अंगरक्षकों का प्रधान कहा महत्वपूर्ण पद दिया गया। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया था। अपने शासनकाल के आरंभिक वर्षों में इल्तुतमिश की दृष्टि उत्तर पश्चिम पर टिकी हुई थी। उन दोनों ख्वारिज़म साम्राज्य मध्य एशिया का सबसे शक्तिशाली राज्य था। उसकी पूर्वी सीमा सिंधु नदी तक विस्तृत थी। अपने शासनकाल के आरंभिक वर्षों में इल्तुतमिश की दृष्टि उत्तर पश्चिम पर टिकी हुई थी। उन दिनों ख्वारिज़म साम्राज्य मध्य एशिया का सबसे शक्तिशाली राज्य था। उसकी पूर्वी सीमा सिंधु नदी तक विस्तृत थी। इस खतरे को टालने के लिए इल्तुतमिश ने लाहौर के लिए कूच किया और उस पर अधिकार कर लिया। 1220 ईस्वी में ख्वारिज़मी साम्राज्य को मंगोलों ने ध्वस्त कर दिया था। वस्तुतः मंगोलों ने जिस साम्राज्य की स्थापना की वह इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से था। जब वह साम्राज्य अपने पूरे उत्कर्ष पर था तब उस समय उसकी सीमा चीन से लेकर भूमध्य सागर के तट तक और कैस्पियन सागर से लेकर जक्साटिस नदी तक फैली हुई थी। जब वह साम्राज्य अपने पूरे उत्कर्ष पर था तब उस समय उसकी सीमा चीन से लेकर भूमध्य सागर के तट तक और कैस्पियन सागर से लेकर जक्साटिस नदी तक फैली हुई थी। ठीक है।
इल्तुतमिश को कुबाचा से निपटने का अवसर मिल गया तथा उसने उसे मुल्तान और उच्च से उखाड़ फेंका। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत की सीमा एक बार फिर सिंधु नदी को स्पर्श कर रही थी। तो इल्तुतमिश को कुबाचा से निपटने का अवसर मिल गया तथा उसने उसे मुल्तान और उच्च से उखाड़ फेंका। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत की सीमा एक बार फिर सिंधु नदी को स्पर्श कर रही थी। बंगाल और बिहार से में इवाज नामक एक व्यक्ति ने सुल्तान गयासुद्दीन की पदवी धारण कर अपनी आजादी की घोषणा कर दी। तो बंगाल और बिहार में इवाज नामक एक व्यक्ति ने सुल्तान गयासुद्दीन की पदवी धारण कर अपनी आजादी की घोषणा कर दी थी। ठीक है। 1226 से लेकर 1227 ईस्वी में इवाज लखनौती के निकट इल्तुतमिश के बेटे के विरुद्ध लड़ते हुए उसकी मृत्यु हो गई। परिणाम स्वरूप बंगाल और बिहार एक बार फिर दिल्ली के दिन आ गया। 1226-27 में इवाज लखनौती के निकट इल्तुतमिश के बेटे के विरुद्ध लड़ते हुए उसकी मृत्यु हो गई। परिणाम स्वरूप बंगाल और बिहार एक बार फिर दिल्ली के दिन आ गया। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया और राज्य को सुदृढ़ व स्थिर बनाया। इसके अतिरिक्त इसने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी, जिसके अंतर्गत सभी सैनिकों व गैर सैनिक अधिकारियों को नगद वेतन के बदले भूमि प्रदान की जाती थी। तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया और राज्य को सुदृढ़ व स्थिर बनाया। इसके अतिरिक्त इसने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी और जिसके अंतर्गत सभी सैनिकों व गैर सैनिक अधिकारियों को नगद वेतन के बदले भूमि प्रदान की जाती थी। एकता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि है या भूमि एकता तथा इसे लेने वाले इक्तदार कहलाते हैं। एकता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ भूमि है और यह भूमि एकता तथा इसे लेने वाले इक्तदार कहलाते थे। ठीक है। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम अरबी सिक्कों का प्रचलन किया था। इसने चांदी के टका तथा तांबे के जितन का प्रचलन किया एवं दिल्ली में टकसाल स्थापित किया था। तो इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम जो है अरबी सिक्कों का प्रचलन किया था और उसने चांदी के टका तथा तांबे के जितन का प्रचलन किया और दिल्ली में टकसाल स्थापित किए थे। टंकों पर जो है टकसाल का नाम लिखने का परंपरा भारत में प्रसिद्ध करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। सिक्कों पर शिव का नंदी और चौगान घुड़सवार अंकित होते थे। वह दिल्ली का प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण कर स्वतंत्र सल्तनत 18 फरवरी 1229 को स्थापित किया था। उसने बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्ला से मान्यता प्राप्त की और ऐसा करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक बना। उसने 40 योग्य तुर्क सरदारों के एक दल 40 चहलगानी का गठन किया जिसने इल्तुतमिश की सफलताओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इल्तुतमिश एक न्याय प्रिय शासक था। इब्न बतूता के अनुसार उसने अपने महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित कराई थी जिनके गले में घंटियां लटकी हुई थी तथा जिनको बजाकर कोई भी व्यक्ति न्याय मांग सकता था। तो इल्तुतमिश एक न्याय प्रिय शासक था। इब्न बतूता के अनुसार उसने अपने महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित कराई थी और जिनके गले में घंटियां लटकी हुई थी तथा जिनको बजाकर कोई भी व्यक्ति न्याय मांग सकता था। रणथंभौर जीतने वाला प्रथम शासक इल्तुतमिश था। तो रणथंभौर जीतने वाला प्रथम शासक इल्तुतमिश था। ग्वालियर विजय के उपलक्ष्य में इल्तुतमिश ने सिक्कों पर रजिया का नाम लिखवाया था। तो ग्वालियर विजय के उपलक्ष्य में इल्तुतमिश ने सिक्कों पर रजिया का नाम लिखवाया था। ठीक है। इल्तुतमिश ने मोहम्मद गौरी की स्मृति में मदरसा ए मुयूजी व अपने पुत्र की स्मृति में नासिरी मदरसा बनवाया था। तो इल्तुतमिश ने मोहम्मद गौरी की स्मृति में मदरसा ए मुयूजी व अपने पुत्र की स्मृति में नासिरी मदरसा बनवाया था। तो इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। उसने सुल्तानगढ़ी मकबरा अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की कब्र पर निर्मित करवाया। यह भारत का प्रथम मकबरा था और 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। तो इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। उसने सुल्तानगढ़ी मकबरा अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की कब्र पर निर्मित करवाया। यह भारत का प्रथम मकबरा था और 30 अप्रैल 1236 को इसकी मृत्यु हो गई। और इसके शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति लाल वस्त्र धारण करता था। इसके नेक्स्ट आपका है रुकनुद्दीन फिरोज शाह जिसका शासन 1236 तक था। तो इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु के पूर्व अपना राज अपने पुत्री रजिया को सौंपने की इच्छा व्यक्त की थी और इसका कारण यह था कि उसके योग्य और बड़े पुत्र लखनौती के शासक नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो चुकी थी तथा छोटे पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह एक दुर्बल और अक्षम व्यक्ति था। तो इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु के पूर्व अपना राज अपनी पुत्री रजिया को सौंपने की इच्छा व्यक्त की थी। इसका कारण यह था कि उसके योग्य और बड़े पुत्र लखनौती के शासक नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो चुकी थी तथा छोटा पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह एक दुर्बल और अक्षम व्यक्ति था। तुर्क अमीर एक स्त्री को राज्य करते हुए देखना अपना अपमान समझते थे।
अतः अनेक तुर्क अमीरों, फिरोज शाह की माता शाह तुर्क अनेक अक्तादारों ने षड्यंत्र रुकनुद्दीन फिरोज को 1236 में सुल्तान घोषित कर दिया। तो तुर्क अमीर एक स्त्री को राज करते हुए देखना अपना अपमान समझते थे। अतः अनेक तुर्क अमीरों, फिरोज शाह की माता शाह तुर्कान और अनेक अक्तादारों ने षड्यंत्र रुकनुद्दीन फिरोज को 1236 ईस्वी में सुल्तान घोषित कर दिया। फिरोज शाह सुल्तान तो बन गया, परंतु वह राज पर नियंत्रण नहीं कर रख सका। अब वास्तविक सत्ता शाह तुर्कान फिरोज की मां के हाथों में चली गई, जो एक क्रूर महिला थी। तो आपका वीडियो आज का यहीं पर समाप्त करेंगे। तो कल हम अगला पार्ट में पढ़ेंगे रजिया सुल्तान से, ठीक है, रजिया सुल्तान। तो कल हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।